वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। आरबीआई असिस्टेंट 2022 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो गया है। डिटेल नोटिफिकेशन बाद में आना है, लेकिन इसका एग्ज़ाम डेट और वैकेंसीज ये आउट हो गई है। जो लिमिटेड टाइम होता है उसमें असिस्टेंट का ये जो बेस्ट एग्ज़ाम है, इसके लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या संभावनाएं हैं, किन बातों का ध्यान रखना है और मिनिमम इसमें क्या क्राइटेरिया रहा है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इन सब पर मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं, ताकि आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें, इसके लिए प्रिपरेशन को वो गति दे सकें जो आपको सक्सेस तक ले जाए। तो आइए एक एक करके बात करते हैं कि सबसे पहले इस एग्ज़ाम की विशेषताएं क्या है। अमर सर ऐप मैथ दिखता है, इस पर ये फाउंडेशन कोर्स है जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए डिटेल अगर प्रिपरेशन करना है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन यूट्यूब पर फ्री लाइव क्लासेस वो भी सफिशिएंट हैं, रोज रात 9 बजे। ये जो वैकेंसी है, डिटेल जब से आपका शुरू होगा वो आप देखेंगे 17 फरवरी से है और 8 मार्च तक आप इसका रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट कर पाएंगे। एग्ज़ाम का जो डेट है वो 26-27 मार्च 2022 है। 26-27 लगभग 6 सप्ताह का समय है, 40 डेज के आसपास। इन जनरल आप देखेंगे, जिन पर मैं डिटेल बात करने जा रहा हूँ इन सब पर, कि इसके जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो 3 भागों में है, प्रीलिम्स, मेंस और एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इन सब पर मैं बात करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले देखिए, 50% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में, यही रहा है, यही होना है। इसके साथ साथ आपको उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज, वो आपको आना चाहिए। एज एज 20 to 28 ईयर्स है और जो रिलैक्सेशन होते हैं डिफरेंट कैटेगरी में उसके मुताबिक है। यानी 20 से 28 ईयर्स के युवा इन जनरल जो ग्रेजुएट हैं और जिनको कम से कम 50% मार्क्स एग्रीगेट मिला है, इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसका एग्ज़ाम 26-27 मार्च 2022 को है। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है इस पर मैं फिर से आता हूँ और प्रिपरेशन के तरीके पर भी बात करता हूँ। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जिसकी चर्चा मैं यहाँ कर लूँ, कि जो एसबीआई का एग्ज़ाम होता है या आईबीपीएस का एग्ज़ाम होता है क्लरिकल के लिए, असिस्टेंट के लिए, उनके साथ जो एक डिफरेंस है, पैटर्न तो यही है, 100% सेम है। 20 मिनट्स, 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स और 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स। लेकिन इसमें सेक्शनल टाइमिंग और सेक्शनल कट ऑफ दोनों है, ये बात इंपॉर्टेंट है। हाँ, ओवरऑल कट ऑफ नहीं है। ओवरऑल कट ऑफ मतलब बताता हूं। और जो मेन एग्जाम है, प्री के मार्क्स ऐड नहीं होते, प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी क्वालिफाइंग है। जो भी आपका सिलेक्शन होना है वो दरअसल इस मेन एग्जाम के अनुसार होना है। और जब भी आप कंपैरिजन करते हैं तो एसबीआई का क्लर्क, ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट और आईबीपीएस के अंतर्गत उसके साथ तो मेन एग्जाम में एक डिफरेंस नजर आता है। आप जरा देखिए, इसको देखिए, मेन एग्जाम का 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, 135 मिनट्स। लेकिन आप देखेंगे कि कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस अलग सेक्शन के रूप में इस एग्ज़ाम में, जो कि काफ़ी हाई स्कोरिंग होता है, बड़ा मायने रखता है। और एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी में भी इसका महत्व है, जिस पर मैं बात करूंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं बात ये कर रहा हूँ कि जहाँ प्री एग्ज़ाम में सेक्शनल टाइमिंग होता है, मैथ के लिए इतना मिनट, 20 मिनट्स, रीजनिंग के लिए 20 मिनट्स, ऐसे करके सेक्शनल कट ऑफ होता है कि इतना मार्क्स आपको लाना होगा आउट ऑफ 35 या 30। वो तो इसमें है ही, सेक्शनल टाइमिंग और सेक्शनल कट ऑफ तो है ही। एक ओवरऑल कट ऑफ भी है। ये ओवरऑल कट ऑफ का मतलब क्या है?
जैसे प्री एग्जाम में ओवरऑल कट ऑफ नहीं, यानी जितनी वैकेंसी है उसके मुताबिक जितने को लेना है, प्री क्वालिफाई करना है, उसका कैटेगरी वाइज लिस्ट बनता है और उनको ले लिया जाता है, चाहे मिनिमम मार्क्स कुछ भी जाए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, कैटेगरी वाइज बनेगा जरूर, लेकिन मान लीजिए 200 मार्क्स का है और ये तय कर दिया गया कि ओवरऑल कट ऑफ 100 होगा, तो कैटेगरी वाइज सीटों को अगर लिया जाए कैंडिडेट को, तो हो सकता है 80-90 वाले का आ रहा हो, लेकिन नहीं 100 से कम नहीं होना चाहिए। ये कहने का मतलब एक कट ऑफ ओवरऑल होना ही चाहिए, ये ओवरऑल कट ऑफ का मायने है। ठीक है, ये समझ रहे हैं। इसके बाद देखिए, इस पर मैं फिर से आता हूं, बात करता हूं। एक बात वैकेंसीज और स्टेट लैंग्वेज और जिसके लिए एलपीटी होना है उसको लेकर के है, उस पर थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा, फिर आऊंगा एग्जाम पैटर्न और उसकी प्लानिंग को लेकर। तो आप देखिए, स्टेट लैंग्वेज जो है जिसमें आपको प्रवीण होना चाहिए, नहीं तो प्रवीणता टेस्ट दीजिए, वो ये है डिफरेंट स्टेट के ऑफिस के लैंग्वेज के लिए। जैसे आप महाराष्ट्र में देखिएगा, मुंबई और नागपुर दो है, नागपुर के लिए मराठी और हिंदी और मुंबई के लिए मराठी और कोंकणी, ये है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो स्टेट लैंग्वेज में प्रवीण होना चाहिए। उसके साथ एक नज़र डाली वैकेंसीज पर, क्योंकि यहीं पर सवाल उठते हैं। ये जो वैकेंसीज है इसमें बस एक ही विशेषता है, अंतर है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। वो है कि वैकेंसीज इन जनरल पूरे देश में हर ऑफिस में लगभग हर जगह है, थोड़ा बहुत कम बेसी। ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं है, ऐसा नहीं है, है। सिवाय मुंबई जोन, मुंबई ऑफिस, जिसमें जनरल में 199, टोटल 419 सीट्स हैं, लगभग 50% सीट्स। पूरी वैकेंसी का 50% से ज्यादा सीट सिर्फ मुंबई में है, पर उसके लिए मराठी चाहिए। और आप देखिए, इसमें मराठी और कोंकणी चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि अगर आपको मराठी आती है और कोंकणी आती है, या इन दोनों में से कोई, तो देश के किसी भी भाग में आप रहते हो, मुंबई से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता, और उन सारे लोगों को वहीं से टेस्ट देना चाहिए, उसी को प्रेफर करना चाहिए। लेकिन उसके अलावा मेरा आग्रह है सारे स्टूडेंट से कि आप अपना स्टेट चेंज ना करें, थोड़ी बहुत वैकेंसीज को लेकर के स्टेट चेंज ना करें। अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने प्रिपरेशन पर विश्वास रखें और अपने स्टेट में दें। स्टेट में इन जनरल ऑफिस कहाँ है? कैपिटल में। इन जनरल कैपिटल में है, तो कैपिटल में पोस्टिंग होनी है, तो दूसरे स्टेट से फॉर्म फिलअप ना करें, सिवाय कि अगर आपको मराठी या कोंकणी में कोई आती है, तो फिर देश के किसी भी भाग में रहते हों, आपको मुंबई के लिए प्रेफर करना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे कहनी थी। इसके बाद आइए, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस एग्जाम में कौन सी बात मायने रखती है। सब कुछ पढ़ लें, ये तो हर स्टूडेंट चाहता है, और यही तो इंटरेस्टिंग है। सब कुछ पढ़ना हो तो पहले पढ़िए, एग्जाम का नोटिफिकेशन न देखिए, 6-7 महीने खूब पढ़िए, उसके बाद नोटिफिकेशन की बात कीजिए, फिर जो आएगा वो एग्जाम देंगे। लेकिन जब नोटिफिकेशन आ जाता तो आपके पास 6 वीक से भी कम समय है। इतने समय में क्या नहीं पढ़ें, ये ज्यादा मायने रखता है। डेप्थ कितना हो ये भी मायने रखता है। हाई कट ऑफ, ऊंचा कट ऑफ होने का रीजन यही है कि ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है और डिफरेंट कैटेगरी वाइज है, जहां बहुत कम सीटें होती हैं, कभी 8 सीट, कभी 10 सीट, ऐसा, तो उसका कट ऑफ तो ऊंचा होना ही है। इसमें किन के लिए क्या संभावना है? तो मेरा कहना है स्टूडेंट्स की कैटेगरी के दो भाग के लिए।
जो लोग लगातार प्रिपरेशन करते चले आ रहे हैं, वो एक अलग अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, अपने वीकनेसेस को दूर करेंगे, थोड़े इजी क्वेश्चंस विथ कंसेप्ट और उसका प्रैक्टिस करें। ये मंत्र है पुराने स्टूडेंट के लिए। क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, आप आसानी से बना सकते हैं अगर कंसेप्ट क्लियर है, तो उसकी प्रैक्टिस जरूरी होती है। ये पुराने स्टूडेंट के लिए। और नए स्टूडेंट के लिए मेरा ये कहना है कि वैसे तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, कोई भी स्टूडेंट तय कर ले तो कुछ भी पा सकता है, लेकिन इन 6 वीक में एक नए स्टूडेंट को प्रिपरेशन करके पास करना ये एक बहुत बहुत मुश्किल काम है। ये बात मैं साफ साफ कह दूं। आप में से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो उस हद तक मेहनत करें कि 6 वीक में भी निकल जाए, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि एक सामान्य स्टूडेंट अगर इतना टेंशन नहीं लेना चाहता, तो ये साल का पहला एग्जाम है बैंकिंग सेक्टर का, ऐसा आप मान सकते हैं। और यहां से एग्जाम की श्रृंखला शुरू होती है। प्रिपरेशन वो स्टार्ट करें और प्रिपरेशन के रूप में इस एग्जाम को लें और अपना बेहतर देने का प्रयास करें। सिलेक्शन हो जाए वेल एंड गुड, ना हो तो देखें कि इस एग्जाम के समय तक आप कहां पहुंचे, आपका प्रिपरेशन कहां पहुंचा और उसने एक चरण, एक स्टेप पार किया कि नहीं, ताकि आगे आने वाले एग्जाम के लिए ये बेस बन सके। दैट्स द बेस्ट अप्रोच। इसीलिए निराशा का कोई कारण नहीं है, टेंशन का कोई कारण नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आप प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, एग्जाम को किस रूप में ले रहे हैं, तो हर स्टूडेंट खुशी के साथ, उत्साह के साथ इसका प्रिपरेशन करेगा, क्योंकि उसका टारगेट, उसको पता है कहाँ जाना है। ठीक है। पढ़ने में मैं ये बात कहता हूं कि जो प्री एग्जाम है और मेन एग्जाम है, इसमें एक सामंजस्य, मतलब ये एसबीआई पीओ का प्री मेन नहीं, जिसका पैटर्न ही अलग होता है, तो प्री और मेन को पढ़ने का अप्रोच ही अलग होता है। ये आरबीआई असिस्टेंट है, यानी क्वेश्चंस इन जनरल जिन चैप्टर्स, जिन सेक्शंस और जिस रूप में प्री में आते हैं, ठीक उसी रूप में मेन में आते हैं, मोर और लेस। ओनली डिफरेंस है डेप्थ। तो पढ़ने का अप्रोच अलग होता है। लेकिन एसबीआई या आईबीपीएस के पीओ के प्री और मेन में पैटर्न, स्ट्रक्चर ही अलग होता है। तो प्री के लिए मेहनत करना पड़ता है, मेन के लिए मेहनत करना पड़ता है। एक का प्रिपरेशन करने से दूसरा नहीं होता। इस एग्जाम की विशेषता यही है कि अगर आप सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं प्री के लिए, तो कंसेप्ट की क्लियरिटी के साथ साथ थोड़ा डेप्थ में चले जाइए। थोड़ा डेप्थ का मतलब इंटर रिलेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उनका आपस का रिलेशन, सिंपल के साथ कंपाउंड को ऐड करना, कंपाउंड के साथ सिंपल को ऐड करना, और उससे मिला हुआ क्वेश्चन। प्री से मेन में यही डिफरेंस है। जहां तक क्वेश्चन के चैप्टर और उसके एरिया का सवाल है, तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जहां से प्री में नहीं आ सकता। क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 आएंगे आएंगे कैसलेट भी आएगा, डीआई तो आएगा ही आएगा, सिंप्लीफिकेशन होगा ही, अप्रॉक्स भी हो सकता है, वर्ड प्रॉब्लम तो डिफरेंट चैप्टर्स के रहते ही हैं, रहेंगे ही। सेक्शन के रूप में एग्जाम के पैटर्न का हर टाइप लगभग प्री मेन दोनों में है। ओनली डेप्थ का डिफरेंस है। डेटा सफिशिएंसी इन जनरल प्री में नहीं आता, कोई जरूरी नहीं आएगा, थोड़े इजी रहेंगे, मेन में थोड़ा डेप्थ में रहेंगे। हाँ, 2 स्टेटमेंट डेटा सफिशिएंसी मैथमेटिक्स में प्री में होगा, तो 3 स्टेटमेंट डेटा सफिशिएंसी मेन में होगा। असल में क्वेश्चन पेपर के इजी हार्ड होने से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इजी है तो सबके लिए, कट ऑफ ऊंचा जाएगा। अगर थोड़ा टफ है तो वो भी सबके लिए है।
कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा। यानी आपको ये देखना है कि उस एग्जाम में आप अपना बेस्ट कैसे देंगे। मैं ये कहता हूं प्री कम मेन, अलग अलग नहीं। क्योंकि एसबीआई के लिए मैं कहता हूं कि फर्स्ट 15 डेज तो मेन का पढ़ लीजिए, अगले 15 डेज प्री मेन दोनों पढ़िए, उसके बाद का 1 and 1.5 month ओनली प्री पढ़िए। ऐसे कैटेगराइज करता हूं जब नोटिफिकेशन आता है। लेकिन इसमें मैं ये नहीं कहने जा रहा कि प्री का पढ़ लीजिए मेन का पढ़ लीजिए, क्योंकि दोनों ही एग्जाम गुत्थम गुत्था अटैच्ड, जुड़े हुए। एक बार हमने परसेंटेज पढ़ लिया तो पढ़ लिया, प्री भी हो गया मेन भी। ओनली मेन एग्जाम में प्री से जो डिफरेंस आएगा, जिसको कि आप प्री एग्जाम के बाद मेन में कंसंट्रेट करेंगे, वो डेप्थ के डीआई होंगे, डेप्थ के डेटा सफिशिएंसी होंगे और डेप्थ के कैसलेट होंगे। बस उन डेप्थ के कुछ टाइप के क्वेश्चन को छोड़कर हर सेक्शन को आप प्री पढ़ते समय ही क्लियर कर लेंगे मेन के लिए। तो प्री भी निकलेगा, मेन भी निकलेगा, क्योंकि आपको बेवजह के प्रैक्टिस पेपर नहीं देने, बेवजह के ओवरऑल ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे रहे हैं आपको, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट देना है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ लिया प्री कम में, तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के 5 क्वेश्चंस के 100 टेस्ट दीजिए, कमांड हो जाएगा, कमांड हो जाएगा। ऐसा टेस्ट अमृत है जो चैप्टर आधारित हो, टॉपिक वाइज टेस्ट। ठीक है, मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट पर ही काम किया है, उसी पर मुझे स्टूडेंट को भी कंसंट्रेट कराना है और इसीलिए हमारे ऐप पर वो मौजूद है। ओवरऑल टेस्ट का मैं विरोधी हूँ, मुझे लगता है कि वो स्टूडेंट के हितों के विरुद्ध है, उससे जितना फायदा है उससे ज़्यादा नुकसान है, इसीलिए मैं उसके लिए कभी किसी को प्रेरित नहीं करता बल्कि रोकता हूँ। लेकिन चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट ये अमृत है, ये आपके सक्सेस के चांस को कम से कम 50% बढ़ा देगा। इतनी क्षमता है इस अप्रोच में। ये मैथ्स के लिए भी सही है, रीजनिंग के लिए भी सही है, इंग्लिश से लेकर के दूसरे सेक्शन के लिए भी सही है। लेकिन 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 जब मेन एग्जाम की बात आएगी तो आप ध्यान दीजिएगा, कट ऑफ ऊंचा होता है, तो चाहे रीजनिंग हो या न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ, इसमें सभी लोग परफॉर्म करेंगे। मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन का इधर उधर होगा उनके बीच जिनका सिलेक्शन हो रहा है। ऐसी स्थिति में मार्क्स तो इक्वल है ना भाई। ये जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। नहीं पढ़िएगा तो पूरा सफाया, पढ़ लेंगे तो पूरा कमांड। इतना बड़ा गैप पैदा करता है जिसको मैथ और रीजनिंग पूरा नहीं कर सकता, भरपाई नहीं कर सकता। सिर्फ मैथमेटिक्स और रीजनिंग में कमांड ला के कुछ नहीं कर सकते। 2-3 नंबर का लीड मिल भी जाए दूसरे पर तो आप क्या कर लेंगे। दूसरे स्टूडेंट अगर 35 लाते हैं मैथ्स में तो आप 40 से ज्यादा थोड़े ला सकते हैं। 40 में 40 लाना तो आसान नहीं है। लेकिन कंप्यूटर में अगर पिछड़ गए, किसी ने 35 ले आया, आप 5 ले आए, तो इसकी भरपाई संभव नहीं है। इसलिए अगर अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है, सक्सेस पाना है, सिक्योर करना है, तो मेरी नज़र में, जबकि मैं मैथ पढ़ाता हूं, फिर भी मेरा कहना है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंस कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस का है। इस कारण, और इन पर जो कंसंट्रेट कर जाएंगे उनके हाथ में ये जॉब है। ये इस एग्ज़ाम की विशेषता है। इसलिए पूरे पैटर्न में आप ध्यान दें कि आपके पास ओनली 6 वीक है और इन 6 वीक में समय बहुत बहुमूल्य है। इतने कम समय में क्या पढ़ लें ये मायने रखता है। मैं रात में 9 बजे यूट्यूब पर जो लाइव क्लास लेता हूं, उसमें लगातार जो सेशंस होते हैं वो हर एग्जाम के लिए फायदेमंद होते हैं। स्पेशली आरबीआई असिस्टेंट के लिए भी बेस्ट मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, इनके सेशंस भी होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा।
आप आपके साथ में हूँ और हर कदम पर रहूँगा। तो चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं और पूरे जोश के साथ इसका प्रिपरेशन शुरू करते हैं। मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ आपको। ओके, ऑल द बेस्ट।